नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विराम चिन्ह, जो कि रीट में नया टॉपिक जोड़ा गया। उसके अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए, हमारा आज का टॉपिक ही विराम चिन्ह है, इसलिए हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पहचान, ठहराव या विश्राम, चिन्ह प्रयोग या नियम। तो दोस्तों, जो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है ठहराव या विश्राम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, विराम चिन्ह की एक बार आप परिभाषा देख लो दोस्तों। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या विश्राम, कहने का मतलब रुकना, है ना, ये होता है। यानी कि भाषा का जो लिखित रूप है, भाषा का जो लिखित रूप है, लिखित अभिव्यक्ति है, उसमें ठहरने के स्थान पर या कह दूं मैं रुकने के स्थान पर, ठहरने या रुकने के स्थान पर अगर हम जो भी निश्चित संकेतों का प्रयोग करते हैं वो संकेत चिन्ह क्या कहलाते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह कहलाते हैं ना। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ हो जाता है ठहराव या विश्राम। ठीक है, इस प्रकार जो पहला प्रश्न है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई बड़ा अंश या कोई बड़ा शब्द है, उसका हमें संक्षिप्त रूप दर्शाना, ये चीज़ें देखिए ध्यान में रहने वाली चीज़ों को पहले तो अपने माइंड में हाईलाइट कर लो आप। बड़े अंश है उसका संक्षिप्त रूप, बस। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब देखिए, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम या पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग तो वाक्य के अंत में होता है, अर्धविराम और अल्पविराम इनका वाक्य के बीच में होता है। और ऐसी चीज़ बड़े अंश को संक्षिप्त दर्शाने के लिए ये चीज़ें काम नहीं आती है। जबकि कौन सा चिन्ह आता है, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। अब देखिए, बड़े अंश का संक्षेप रूप कैसे, तो वो समझ लीजिए। लाघव चिन्ह भी कहते हैं उसे, और उसे संक्षेप सूचक इसलिए कहते हैं भाई वो संक्षेप कर रहा है उस वाक्य का ना। जैसे वाक्य है आपके पास कि मान लीजिए लिख दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिए, इसको वापस कैसे लिखेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र और संघ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, ये लाघव चिन्ह है दोस्तों। क्या है, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह है, यही चिन्ह कहलाता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है कि वाक्य समझना, बस वाक्य की गति क्या ले ले, अंतिम रूप। इसका मतलब वाक्य की गति अंतिम रूप ले मतलब क्या है, वाक्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। वाक्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। विचार के तार एकदम टूट जाए, इसका मतलब क्या है भाई, बिजली के तार जब टूटते हैं तो बिजली समाप्त हो जाती है। वैसे ही इसको प्रश्न घुमाया और कोई चीज़ नहीं है ना। विचार के तार एकदम टूट जाए मतलब विचार समाप्त हो रहे हैं, वहां पर एंड हो गए, खत्म हो गया, है ना। तो मतलब क्या होगा, वाक्य पूर्ण हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है ना। बस ये चीज़ कही। अब इसमें किसका होता है प्रयोग, तो देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो ये होता है, ठीक है, वो आता है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, वहाँ पे। उद्धरण चिन्ह आता है किसी वाक्य को हाईलाइट करने में। अल्प विराम चिन्ह जिसे कोमा बोलते हैं। जबकि पूर्ण विराम कहाँ आता है, वाक्य के अंत में। याद रखना, वाक्य के अंत में आने वाले चिन्ह एक तो प्रश्नवाचक है, एक ये पूर्ण विराम है जिसे खड़ी पाई भी बोलते हैं, और एक है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब विचार के तार एकदम टूट जाए, वाक्य गति अंतिम रूप ले ले, तो पूर्ण विराम चिन्ह वहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 3 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। अब देखिए, इससे जो पिछला प्रश्न संख्या 3 था उसमें मैंने व्याख्या जब विश्लेषण किया तब बता दिया कि जो प्रश्नवाचक, विस्मयादि और एक और चिन्ह है जो क्या होता है, वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। कब होता है, अंत में। बस ये चीज़ ध्यान रखनी। तो देखिए, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह नहीं होता है ना। विवरण चिन्ह में क्या होता है, विवरण चिन्ह में किसी भी चिन्ह चीज़ का हम क्या करते हैं, विवरण करते हैं। ये आपको पता है, नाम से पता चल गया। जैसे कि
ये रहा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया समास, तो मतलब समास का विवरण कराऊँ, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, इसी को अवतरण चिन्ह बोलते हैं, बता ही दिया। यह दोहरा भी होता है और इकहरा भी होता है। इसके अलावा अर्धविराम चिन्ह है, ये रहा अर्धविराम चिन्ह। बचा कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक तो प्रश्नवाचक लगता है, एक विस्मयादिबोधक लगता है और एक लगता है पूर्ण विराम चिन्ह। ये कहाँ लगते हैं? ये जहाँ वाक्य अंत होता है ना, वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 4 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके इससे विराम चिन्ह अगर आप इसके बाद नहीं पढ़ो तो भी ऐसा है कि कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ विराम चिन्ह आपके मैं पूरे करवा दूंगा, ठीक है। देखिए सही विराम चिन्ह वाला वाक्य पूछा, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? देखिए वाक्य ये क्या रखा है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब इस प्रश्न को पढ़ने का तरीका है कि छी तुमने तो, वहां रुकना पड़ा, नाम ही डुबो दिया, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न थोड़ी पूछ रहा है, इसका सही प्रयोग कैसे होगा? प्रश्न पूछने में नहीं हो रहा है ना। फिर कहते हैं कि छी तुमने, तो यहाँ पर क्या किया? विस्मयादिबोधक का प्रयोग, ये चीज़ भी गलत आ गई, ये विकल्प हट गया, दूसरा भी हट गया। अगला कह रहा छी फिर कोमा, तुमने तो नाम ही, फिर कोमा डुबो दिया। ऐसे थोड़े बोलेंगे छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये चीज़ भी गलत है। बोलने के बस तरीके पे ये सही विराम चिन्ह हो जाएंगे ना। यह है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सही विराम चिन्ह का वाक्य हो जाएगा। लिखा इसमें कि छी, फिर विस्मयादिबोधक का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ विस्मय हो रहा बिल्कुल। ये धिक्कार, ये जो छी है आप पढ़ना, ये धिक्कार शब्द है, दिक है ना, धिक्कार विस्मयादिबोधक है। विस्मयादि में भी अलग अलग आएंगे, धिक्कार, हर्ष, शोक है ना, विस्मय, तो वहाँ पर छी धिक्कार हो रहा, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इस प्रकार आपका जो प्रश्न संख्या 5 है मित्रों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? देखिए उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह या एक होता है दोस्तों अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह एक नहीं होता, बल्कि देखिए उद्धरण चिन्ह का ही दूसरा नाम है अवतरण चिन्ह। दूसरा नाम क्या है? अवतरण चिन्ह, ठीक है, इसी का नाम है। उद्धरण चिन्ह कहूँ या अवतरण चिन्ह कहूँ, परिभाषा क्या है कि जब कोई भी कथन या कोई भी उक्ति, कोई भी तथ्य है, उसे ज्यों का त्यों लिखा जाता है, ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, इसलिए उसका नाम उद्धरण कर दिया। ज्यों का त्यों लिखा जाता है और कथन के दोनों ओर प्रयोग होता है। कथन जब शुरू होता है तब भी और कथन खत्म होता है तब भी, है ना, दोनों ओर कथन या किसी बात के, किसी वाक्य के, किसी एक शब्द के दोनों ओर प्रयोग होता है। इसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। ये जो आ रखा है ये है इकहरा, और जो ये आ रखा है ना ये है दोहरा। याद रखना, ये इकहरा कब आएगा? ये आएगा जैसे किसी वाक्य में हम केवल कवि का नाम हो, कोई विशेष पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, है ना, ये लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक वाक्य कि रामचरितमानस के रचिता तुलसीदास है, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। ये क्या? ये इकहरा अवतरण या इकहरा उद्धरण चिन्ह है ना। इससे क्या, ये एक विशेष हो गई, याद रहेगा, ठीक है। ये इकहरा हुआ। एक आता है दोहरा, 2 प्रकार के बता दिया मैंने, एक तो इकहरा ये रहा, और एक होता है दोहरा। दोहरा कब आएगा? दोहरा आएगा पूरे वाक्य में, लेकिन यह किसी की कही गई उक्ति होनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा, फिर यहाँ आ जाएगा इन्वर्ट, ये गांधी जी ने कहा, यह उद्धरण चिन्ह, फिर आ जाएगा सदा सत्य बोलो कड़ी भाई बंद, ठीक है, ये होता है दोहरा। तो इस प्रकार उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। कहाँ पे आते हैं पता चल गया। देखिए क्रम संख्या दर्शाना नहीं है, वाक्य की त्रुटि में लागू चिन्ह आएगा, वाक्य में विशेष सूचना भी नहीं देनी, बल्कि किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है ना, बात तो वहीं की वहीं लिखनी, बस चिन्हों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है वहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, कौन सा कथन गलत है, इस पे गौर करना है। देखिए 4, यहाँ एक प्रश्न तैयार नहीं हो रहा, बल्कि 4 होंगे ना, 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करना है तो इसलिए योजक चिन्ह लगाते हैं।
आगे दूसरों की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करना है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। देखिए दूसरी उक्ति वैसा का वैसा भी पिछले प्रश्न पढ़ा, जो कहते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। विस्मय, हर्ष, गणना, शोक आदि भावों को प्रकट करना तो विस्मयादिबोधक, ये भी सही है। जहां वाक्य पूर्व होता है वहां पूर्ण विराम लगाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रश्नवाचक विस्मय लगाते हैं, लेकिन ये भी सही है परिभाषा है। तो कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं। क्यों? किसी पद का अर्थ स्पष्ट करना तो योजक चिन्ह नहीं लगाते। योजक चिन्ह तो यहाँ लगाएंगे जब द्वंद्व समास वाले शब्द होंगे, जब पुनरुक्ति वाले शब्द होंगे, जब उपमा वाले शब्द होंगे, तुलना वाले ना, माता पिता, ठीक है। ये द्वंद्व समास है, ये क्या है? ये योजक चिन्ह है भाई, ये क्या है? योजक चिन्ह है, ठीक है। यहाँ क्या आया है? किसी पद का अर्थ, पद का अर्थ नहीं, पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आता है कोष्टक। पद का अर्थ स्पष्ट करना है किसी शब्द का, किसी वाक्य का अर्थ क्या आता है? कोष्टक आता है, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, वहां विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है कि द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम या अल्पविराम। देखिए अल्पविराम नहीं होगा यहाँ पे, अर्धविराम ये वाक्य के बीच में होंगे, विराम चिन्ह पूर्ण में होगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पूछा है द्वंद्व समास के दोनों पद। द्वंद्व समास जैसे पिछला प्रश्न में मैंने बता ही दिया, माता पिता आ जाएगा, है ना। जैसे आएगा अन्न जल, है ना, अन्न जल। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? ये योजक चिन्ह है, ठीक है। इसका प्रयोग द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास में भी होता है। जैसे मान लीजिए आपके राजपुत्र आ गया, है ना, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर भी ये काम आ रहा है, ठीक है। ये योजक चिन्ह हो जाता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 8 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? देखिए विवरण चिन्ह में तो विवरण दे रखा होता है, गलत हो गया। प्रश्न सूचक चिन्ह आपको पता है, वाक्य के अंत में आएगा, ये रहा जैसे, है ना। और इसके अलावा अल्प विराम वाक्य के बीच में आएगा, कोमा बोलते हैं इसे, है ना। ये तीनों आएंगे नहीं। बच्चा क्या? कोष्टक बचा, कोष्टक बिल्कुल सही है। पिछले प्रश्न में व्याख्या में बताया कि किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो कोष्टक का प्रयोग होता है ना। जैसे लिख दिया कि रमेश का मुख मयंक सा है ना, तो वहाँ क्या लिख दिया? मुख मयंक। अब मयंक का अर्थ नहीं समझेंगे तो कोष्टक में हमने कर दिया चंद्रमा, है ना। फिर मैंने लिख दिया कि रमेश का मुख मयंक चंद्रमा जैसा है, ठीक है। तो मयंक और ये कोष्टक में लिखा ना चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या है? इस शब्द का, इस कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया मैंने, है ना। तो यही चीज़ तो पूछी है, ये किस माध्यम से होगी? कोष्टक के माध्यम से, ठीक है। तो जो प्रश्न संख्या 9 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 इसी योजक चिन्ह के बारे में आ रखा है ना, 9वां प्रश्न था उसी के बारे में, और फिर इसकी व्याख्या हो जाएगी। योजक चिन्ह के प्रयोग के बारे में असत्य कथन पूछा, गलत कौन सा है? तो देखिए पूर्णोक्त शब्दों के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। जैसे जैसे मान लीजिए आ गया जैसे कि डाल डाल, है ना, या हाथ हाथ, ठीक है। यानी पूर्णोक्त जिन शब्दों में हो रही वहाँ पे ये योजक चिन्ह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही चीज़ है ये तो। द्वंद्व और तत्पुरुष समास यहाँ भी आ रहा है, मैंने बता दिया। जैसे एक उदाहरण माता पिता, है ना, ये द्वंद्व का हो गया। तत्पुरुष का जैसे राजपुत्र हो गया, ठीक है। तो वहाँ दोनों जगह भी प्रयोग हो रहा है। एक है तुलनावाचक शब्दों सा सी के पहले, बिल्कुल जहाँ पे तुलना हो रही वहाँ पर भी आएगा। जैसे भरत सा भाई, भरत सा भाई, है ना। तो तुलनावाचक शब्द है ये भाई, है ना। इस सा सी के पहले आया है, जो भरत है सा सी के पहले आया है ना, तो ये क्या है? ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। नाटकों के संवादों में, नाटक के संवाद में योजक चिन्ह नहीं आता है। नाटक का संवाद मान लीजिए परशुराम और लक्ष्मण का संवाद लेना है, तो वहाँ परशुराम जो भी बात कहेगा तो कैसे लिखे आएगी वो? परशुराम फिर ऐसा और फिर वो बोलेगा जो भी, ठीक है। तो ये चिन्ह ये होता है निर्देशक चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह, ठीक है। नाटक के संवादों में निर्देशक चिन्ह आते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 10 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। राहुल, आशीष, राजा, शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। देखिए ये विराम चिन्ह दे रखा है, विकल्प नंबर 1 में दे रखा है अल्प विराम। कौन सा दे रखा है? अल्प विराम। और विकल्प नंबर 2 में दे रखा है अर्ध विराम। कौन सा है? अर्ध विराम। तीसरे में कौन सा है? पूर्ण विराम है, ठीक है। और यह है तो इसे कहते हैं अपूर्ण विराम,
ठीक है, कौन सा कहते हैं, अपूर्ण विराम। तो अब देखिए इस वाक्य में देखिए लगाइए आप कौन से लगते हैं, तो राहुल, फिर ये आएगा आशीष, ये आएगा राजा, ये आएगा, ठीक है, यही आएंगे ना, शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न है ना। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन से है, तो इस वाक्य में उचित, और यहाँ पर तो खड़ी पाई वो टाइप मिस्टेक में हो गई, ठीक है। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन से इनमें से कौन सा आएगा, देखे देखे, पहला आएगा ना भाई, पहला क्या, अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है ना, यहाँ पर एक समान शब्द आ रखे हैं, नाम आ रखे हैं व्यक्तिगत, तो जब एक समान शब्द आए वाक्य में तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 है कि कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है, ये चिन्ह किसका है, ये पूछा, कोष्टक में ये दिया गया है, ये चिन्ह किसका है, योजक चिन्ह का है, नहीं, योजक चिन्ह तो ऐसा होता है, गलत है भाई। निर्देशक चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। हंस पद या त्रुटिपरक चिन्ह, और लाघव चिन्ह तो है नहीं, लाघव चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं या लाघव चिन्ह कहते हैं, ठीक है। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह बिल्कुल सही है, ये हंस पद या त्रुटिपूरक है, यानी जहाँ पर वाक्य को लिखते समय त्रुटि हो जाए वहाँ पर ही आता है। जैसे जैसे आएगा कि राम ने खाना खाया, अब मान लीजिए हम लिखते समय देखिए गलती तो हो ही जाती है, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई लिख राम ने खाना खाया, हमने ऐसा लिख दिया राम ने कहाँ पे, ने नहीं है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये रान ने, ठीक है, ये क्या है, त्रुटि हो गई ना, ये ऊपर देखो ये ऐसा बता रहा है कि भाई ऊपर है शब्द ना, ये ने है, तब है ना वो वाक्य सही हो जाता है। ऐसा नहीं कि उस वाक्य को पूरा हटाओगे, आप हटाना नहीं है ना, बस ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब त्रुटि पूर्वक चिन्ह, त्रुटि हो गए ना, तो वहाँ कौन सा ये चिन्ह आता है, जिसे कहते हैं हंस पद, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 12 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर, इसी से रिलेटेड है 12वें से कि हंस पद का दूसरा नाम, ये जो हंस पद चिन्ह होता है इस प्रकार का त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं इसे। तो देखिए त्रुटिपूरक यानी त्रुटि हो गई फिर पूर्ति कर दी, तो देखिए संक्षेपण चिन्ह तो लागू चिन्ह को कहते हैं, योजक चिन्ह भी नहीं है, और अवतरण चिन्ह का तो दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह है, जबकि हंस पद का दूसरा नाम क्या क्या होगा, संक्षेपण चिन्ह का दूसरा नाम लागव चिन्ह, अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह, और योजक चिन्ह तो योजक चिन्ह ही होता है ये तो। विस्मरण चिन्ह का दूसरा नाम है हंस पद, ठीक है। विस्मरण चिन्ह यानी विस्मरण क्या था, अर्थ क्या था विस्मरण का, भूलना, यानी कि भूल गए है ना, त्रुटि हो गई, यानी त्रुटिपूर्ण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या हंस पद, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 13 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, जो पत्र आज आया है, वाक्य यह है कि जो पत्र आज आया है, इसमें देखिए सही विराम चिन्ह वाला वाक्य ढूंढना है हमें। वाक्य ये कि ये बोलने का तरीका, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया कहाँ, तो ये कोई चिन्ह होता नहीं है अपने ना, इसको हटा दो पहले। और कहाँ है तो अंत में पता है कि प्रश्नवाचक आएंगे, तो इन दो में अंत में है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये दोनों भी हट गए। बच्चा कौन सा, ये दो बच्चे, लेकिन इसमें ये कोई चिन्ह है नहीं, है ना, गलत हो गया। लागू चिन्ह तो थोड़ा बड़ा आता है इससे, ऐसा, तो ये भी हो गया, यानी कि इसमें दूसरा तीसरा और चौथा विकल्प हट गया। बच्चा कौन सा, पहला विकल्प वही आएगा कि जो पत्र आज आया है कोमा करके कहाँ है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 14 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न पे, जो है 15वां प्रश्न, कि ये जो विराम चिन्ह है इसका क्या नाम है। ये विराम चिन्ह दे रखा है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आता है, खड़ी पाई इस प्रकार का होता है, नहीं आएगा ये। अल्प विराम वाक्यों के बीच में आता है, एक समान शब्दों के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। हंस पद जिसे बोलते हैं त्रुटिपूर्व चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। बल्कि कौन सा चिन्ह है, ये विराम चिन्ह कौन सा है, ये अर्ध विराम चिन्ह है दोस्तों। कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह। ये कब आता है याद रखना ना, अल्प विराम कब आता है, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। ये तो है अल्प विराम, यह है अर्ध विराम, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग होगा कि एक समान शब्द जो अगर वाक्य में आ जाते हैं तब आएंगे, जबकि किसी जो प्रधान उपवाक्य होता है उसमें अनेक उपवाक्य होते हैं ना, अनेक उपवाक्य, उन उपवाक्यों को अलग करने में, है ना, कौन सा आता है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो आपके 15 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 विराम चिन्हों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि ये
आपके जो भी मैंने विराम चिन्हों के लिए वीडियो बनाया है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ कि नहीं हुआ, और 15 में से कितने सही हो रहे ये भी कमेंट में लिखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।